नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 के संबंध में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत राम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीबी जी राम जी को लेकर बड़ा दावा किया है। वह उन्होंने कहा है कि विपक्ष इस अधिनियम पर सवाल उठा रहा है क्योंकि ये अपने कारनामे का समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मनरेगा के नाम पर पहले संशोधन पर डाका डाला गया, लेकिन अब इस संशोधन से यही योजना विकसित भारत की आधारशिला और मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्रों और विकास के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि विकसित भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 पारित हो गया है। वह लोग जिन्होंने लंबे समय तक देश के संसाधनों को लूटा है, देश के गरीबों को भूखा रहने, पलायन करने और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर किया है, ऐसे सुधारों का समर्थन करने की बजाय उनका INDI गठबंधन इस महत्वपूर्ण कानून को लेकर कई सवाल उठा रहा है, जबकि देश, किसान, मजदूरों और गांवों के विकास के हित में उठाए गए कदमों का समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन एनडीए का आभार व्यक्त करने के बजाय INDI गठबंधन खुले तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की अपनी पुरानी परंपराओं का समर्थन कर रहा है। इस विशेष प्रेस वार्ता में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता है, ये अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, वह एक नए अधिनियम के रूप में, जिसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है, जो भारत के ग्रामीण विकास की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मित्रों, ये प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, देश के एक गरीब को भूखों मरने के लिए, देश के नौजवान को पलायन करने के लिए, बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, वे लोग इस प्रकार के रिफॉर्म का और इस प्रकार के एक पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए, क्योंकि फिर जनता जनार्दन उनसे प्रश्न करेगी कि आखिर तुम्हें भी तो मौका मिला था, तुमने ये क्यों नहीं किया। कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन इस महत्वपूर्ण अधिनियम को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न खड़ा कर रहा है। आश्चर्य होता है कि देश के हित में, श्रमिकों के हित में, किसानों के हित में, गांव के विकास के हित के लिए उठाए गए जिस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन होना चाहिए, जिसका स्वागत होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति
एनडीए के प्रति जिस इंडी गठबंधन को आभार व्यक्त करना चाहिए, आभार व्यक्त करने की बजाय वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के अपने पुराने कारनामों को ही खुल के समर्थन कर रहा है। बीपी जी राम जी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब राज्य विकसित होंगे। राज्य विकसित तब होंगे जब हमारी आधारभूत इकाई गांव है, ये विकसित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब हम सशक्त बनाएंगे, किसान हमारा आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और उसको सम्मान सुनिश्चित होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़ेगी। और उसी विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, ये नया कानून बनना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जिस मनरेगा की चर्चा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आज ढोल पीट करके कर रहे हैं, हमें उनकी उन विफलताओं की भी चर्चा करनी चाहिए और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। खासतौर पर अधूरी और अस्थायी परिसंपत्तियां जिनका कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी, भुगतान में कटौती जैसे व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें हर एक जनपद से और हर ग्राम पंचायत से ये सुनने को मिलती थी। कमजोर सोशल ऑडिट और शिकायत के निवारण की भी कमजोर व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता की बाधाएं, मजदूरी में देरी जैसी समस्याएं इसमें लगातार चलती गई। खेती के मौसम के समय किसानों को मजदूर की संकट देखने को मिलते थे और एक श्रमिक जो ईमानदारी से काम कर रहा है जब उसको काम की आवश्यकता है तब काम की गारंटी नहीं मिल पाती थी, और अगर उसने काम भी किया है तो उसको समय पे भुगतान नहीं होता था। रोजगार सृजन का विकास और अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण का एक अस्थायी मैकेनिज्म इस योजना से बनाने में पूरी तरह विफल रही हैं, और इसलिए अब नए संशोधन में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं। अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा, और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, यानी उसके लिए अतिरिक्त तो उसको ब्याज देना होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है।
यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। खेती के मौसम में किसानों को मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को बुआई और कटाई के समय 60 दिन तक कार्य का विराम देने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है। राज्य तय करेंगे कि कब खेतीबाड़ी का समय है, उस समय मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे, खेतीबाड़ी के कार्य के लिए लोग पर्याप्त संख्या में लोग मिल पाएंगे और 125 दिन की गारंटी वर्ष भर में जो भी कार्य करने के इच्छुक हैं उन श्रमिकों को प्राप्त होगा। किसान और मजदूर दोनों के हित इसके माध्यम से सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है। खोदने और भरने वाली कामों पर विराम होने से स्वाभाविक रूप से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो गड्ढा खोदते थे फिर उसको पाटते थे। ये प्रक्रिया अब उनके हित प्रभावित हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका चिल्लाहट होना स्वाभाविक रहे। अब इसमें 4 श्रेणियां दी गई हैं जिसका निर्धारण ग्राम पंचायत स्वयं तय करेगी। एक, मनरेगा का उपयोग जो पहले होता था वह कोई अस्थायी पर संपत्ति आप नहीं बना सकते थे, लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से हम अस्थायी संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं और उसके लिए 4 प्रकार के प्रायोरिटीज तय की गई, प्राथमिकताएं जो तय की गई, श्रेणियां। एक, जल संरक्षण के लिए आप देख रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अक्सर आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ब्लॉक को हमें वहां पर डार्क जोन ग्रुप के रूप में घोषित करना होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक प्रयोग किया गया मछलियों पर। एक बड़ी शार्क मछली को कुछ छोटी मछलियों के साथ एक टैंक में रखा गया। स्वाभाविक रूप से शार्क ने छोटी छोटी सभी मछलियों को खा लिया। इसके बाद उस टैंक के बीचों बीच एक ट्रांसपेरेंट फाइबर शीट लगा दी गई, उस टैंक के 2 हिस्से करने के लिए। अब एक तरफ शार्क थी और दूसरी तरफ छोटी मछलियां। शार्क केवल देख सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ जा नहीं सकती थी। शार्क ने बार बार उस फाइबर शीट पर टक्कर मारी ताकि दूसरी ओर की मछलियों तक पहुंच सके, लेकिन सफल नहीं हो सकी। ऐसा कई दिन तक दोहराया गया और रिजल्ट वही का वही। शार्क छोटी मछलियों को नहीं खा पाई और फेल हो गई। कुछ दिनों बाद वो बीच का पार्टीशन हटा दिया गया। अब देखने में क्या आया कि शार्क अभी भी टैंक के दूसरी ओर नहीं जा रही थी, क्योंकि उसकी मानसिकता बन चुकी थी कि बीच में एक पार्टीशन है और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही तो घटित नहीं हो रहा। किसी छोटे मोटे फेलियर के कारण हमने धारणा बना ली कि हम तो ये काम जीवन में कभी कर ही नहीं सकते। ये काम तो हमारी क्षमता के बाहर का है, हमारे बस का ही नहीं है।
ऐसा सोचकर हम प्रयास करना बंद कर देते हैं, जबकि हो सकता है वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी हों, सफलता के द्वार हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों। कई बार हमारे परिश्रम ना करने के कारण या हमारे फेलियर के प्रीसेट माइंड के कारण हम कामयाबी से दूर चले जाते हैं। किसी ने ठीक कहा है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की है। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार।
यूपी के बांदा में पुलिस की चुस्त पैरवी ने एक बार फिर एक घिनौने अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया है। 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को आज बांदा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। फांसी की सजा पाने वाले अपराधी ने जुलाई में इस वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने वारदात के 5 घंटे के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार किया था और गंभीर रूप से घायल बच्ची को भी बरामद कर उसको इलाज के लिए भेज दिया था। पुलिस की चुस्त पैरवी के चलते आपको बता दें, चार्जशीट दाखिल होने के बाद 56 दिन के भीतर ही आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। आज किस तरह का फैसला आया, किस सजा में फैसला हुआ है? आज एक 25 जुलाई 2025 को थाना कलिंजर के अंतर्गत एक पीड़िता के साथ बलात्कार एक अभियुक्त अमित रैकवार पुत्र बाबूलाल रैकवार जो महोत्छा का रहने वाला था, पीड़िता को घर से बहला फुसला के अपने घर ले गया 10 रुपया गुटखा खिलाने के बहाने और उसके साथ बड़ी बेरहमी से रेप किया। यानी उसका बायां हाथ तोड़ दिया, जीभ काट करके फेंक दिया, सीने में काटा, गाल में काटा, मतलब बड़ी और रेक्टम इतना बलात्कार था कि टट्टी पेशाब की रास्ता एक हो गई थी, सारी झिल्ली लपट गई थी। उनका ऑपरेशन हुआ। इसके बाद उसको पीड़िता जब वहाँ ढूंढते उसके परिजन पहुंचे तो पीड़िता जिस हालत में मिली उसको लेकर के आए। 112 में फोन किया। फोन करने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई, FIR लॉन्च की गई। उसको तुरंत लेकर के नरैनी आए। नरैनी में हालत बहुत खस्ता थी उसकी, तो उसको रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज पीड़िता पुलिस लेकर के आई तो उसको ट्रामा सेंटर से सारी डॉक्टरों ने टीम बना करके उसका जो प्रथम दृष्टया जो वो किया उसको, लेकिन हालत बहुत खराब होने के कारण उसको गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया। वहाँ 11 दिन तक उसका इलाज चला और पीड़िता का कुछ ऑपरेशन हुआ। जब बोलने की स्थिति में आई तो फिर उसको बयान दर्ज कराए गए न्यायालय में। इस तरीके से न्यायालय में इनको 7/10/2025 को न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया। हमारे यहाँ उससे बहस हुई। 12/11/2025 को आरोप न्यायालय में विचित किए गए। हमने 10 गवाह उसमें पेश की। कमल सिंह गौतम नाम है मेरा, पॉक्सो के मैं विशेष रूप का अभियोजक हूँ। 10 गवाह पेश करने के बाद उसमें फिर मौका मिलता है डिफेंस को। उन्होंने अपने पेश किया अपना जो समटिक जो बयान था। फाइनली 56 दिन में आज हमारे प्रदीप कुमार मिश्रा जी जो विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पर हैं, उन्होंने इसको मृत्युदंड 6 में मृत्युदंड, 137 में 7 साल की सजा और 5,000 जुर्माना, 117(2) में 5 वर्ष का कारावास, 5,000 जुर्माना और 1 से 18(2) यानी 3 से 26 जो पुरानी धारा थी उसमें 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना न स्थिति अदा करने में 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। ये इसे दंडित किया। इसमें पुलिस का भी, हमारे जो DGC उनका भी सहयोग रहा, लगातार उनकी जो वो करते रहे। तो मैं सभी का इस समय DGC का, कप्तान साहब का, जिन्होंने साथ चलाने में जिस सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या टिप्पणी की न्यायाधीश महोदय ने? न्यायाधीश महोदय ने टिप्पणी की, ऐसे अपराधी को इससे कम सजा देने का मतलब है कि पीड़िता के साथ न्याय न होना। और न्यायाधीश महोदय ने यह भी कहा है कि जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव पत्र लिखा जाए कि इस पीड़िता की समुचित व्यवस्था की जाए और जो 25,000 का जो अर्थदंड है वो पूरा का पूरा पीड़िता को दिया जाए। ठीक। कलिंजर के एक प्रकरण में सजा सुनाई गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, इस प्रकरण के बारे में बता दें। दिनांक 25 जुलाई को जनपद बांदा के थाना कलिंजर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष थी, उसके साथ उसी के पड़ोसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिससे उसकी हालत काफी गंभीर है। सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्ची का बेहतर इलाज करने हेतु मेडिकल कॉलेज से उसको हैलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कराया गया, जहां पर बच्ची की हालत स्थिर की गई। इसमें जो टीम हमने गठित की थी उनके द्वारा जो नामित अभियुक्त था उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिससे उसके दोनों पैर में गोली लगी थी। इस पूरे प्रकरण की विवेचना को साक्ष्य संकलन करते हुए, टेक्निकल साक्ष्य संकलित करते हुए जल्द से जल्द समय में इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था चार्जशीट को। आज दिनांक 6 जनवरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा इसमें सुनाया गया है, जिसमें जो अभियुक्त है उसको मृत्युदंड की सजा दी गई है। मैं बताना चाहूंगा कि शासन की प्राथमिकता के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हर जनपद में एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है, जिसका पूर्ण काम ये रहता है कि ऐसे जघन्य अपराधों में जो साक्षी हैं उनका समयबद्ध तरीके से रेगुलर पैरवी करते हुए उनका साक्ष्य हो और माननीय न्यायालय की जो भी मदद हो पाए ऐसे अभियुक्तों को सजा दिलाने में वो हम करें।
ये जो सफलता मिली है, इसमें जो इस पूरे प्रकरण के विवेचक थे एसएचओ कालिंजर, पर्यवेक्षण अधिकारी सीओ नरैनी, जो हमारी प्रोसिक्यूशन की टीम है, डीजीसी क्रिमिनल श्री विजय बहादुर जी, इस केस के जो लोक अभियोजक हैं श्री कमल सिंह जी, इन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। ऐसे निर्णय से अपराधियों में निश्चित ही एक डर का माहौल आएगा और ऐसे जघन्य अपराधों में कमी आएगी। बिजनौर में चाय की दुकान पर चाय पीने गए 3 होमगार्डों पर दुकान पर मौजूद कुछ दबंग युवकों ने मामूली कहासुनी को लेकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। हमले में तीनों होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घायलों को ग्रामीणों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना नेटौर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुझे क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 6/26 को समय लगभग 5 बजे साय थाना नेटौर के नूरपुर रोड स्थित ध्यान सिंह होटल पर 2 होमगार्डों के साथ कुछ व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की गई। उक्त के संबंध में होमगार्ड पर से तहरीर प्राप्त कर थाना नेटौर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा मुख्य अभियुक्तों बहादुर सैनी तथा कांता सैनी को पुलिस हिरासत में लेकर अनावश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।